Hi everyone and welcome to the complete DSA series, and today we're going to solve one more important recursion and backtracking problem called rat in a maze. अब इसके अलावा अगर हमें DSA का कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वो हमें इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो अपने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड रैट इन अ मेज एंड दिस इज अ वेरी क्लासिकल प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को हम ग्राफ के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, पर क्योंकि अभी हमने ग्राफ नहीं पढ़ा तो इस प्रॉब्लम को हम प्योरली रिकर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अब सवाल के अंदर हमारे पास एक मेज गिवन है. इसे हम मेज भी कह सकते हैं, इसे हम अपनी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं. दिस इज बेसिकली अ वेक्टर ऑफ वेक्टर और अ 2D एरे जिसके अंदर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं एंड इस मैट्रिक्स का साइज है n क्रॉस n का. तो इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स. तो इसी सेम मेज को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है. हर एक सेल जो है उसके अंदर या तो एक 0 एग्जिस्ट करता है या एक 1 एग्जिस्ट करता है. क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर हमारा स्टार्टिंग सेल 0,0 है, यानी टॉप लेफ्ट वाले सेल से अगर हम शुरुआत कर रहे हैं और अपनी जर्नी को जो हम ख़त्म कर रहे हैं वो हम बॉटम राइट वाले सेल पर ख़त्म कर रहे हैं, तो इस स्टार्टिंग सेल से इस एंडिंग सेल तक जाने के कितने पॉसिबल पाथ्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और हम मूव्स कौन कौन सी ले सकते हैं. अगर हम किसी भी सेल पर खड़े हैं तो हर सेल से हम 4 डायरेक्शंस के अंदर जा सकते हैं. लेट्स सपोज इफ दिस इज माय सेल, तो एक हम या तो अप जा सकते हैं, एक हम या तो डाउन जा सकते हैं, हम या तो सेल से लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं. डायगोनल मूवमेंट्स अलाउड नहीं है. तो इन चारों डायरेक्शंस में जाकर हमारी स्टार्टिंग से एंडिंग सेल तक कितने पाथ एग्जिस्ट करते हैं. अब साथ में इन द क्वेश्चन देयर आर 2 एडिशनल कंडीशंस. सबसे पहला कि कभी भी हम 0th वाले सेल पर नहीं जा सकते. लेट्स सपोज अगर ये हमारा 0th सेल है, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो राइट मूवमेंट लेकर हम इस 0th सेल पर नहीं जा सकते. और इनफैक्ट अगर चले भी गए तो इस सेल के आगे कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं है. मतलब 0 सेल के थ्रू जाकर कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता. सेकेंड जो कंडीशन अलाउड है, किसी भी एक पर्टिकुलर पाथ के अंदर कोई भी एक सेल हम एक ही बार विजिट कर रहे होंगे. जिसका मतलब है ऐसा नहीं है कि हम लूप में जाकर उसी सेम सेल के अंदर 2 बार ट्रैवल कर रहे हो. तो इस तरीके से वी हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट पाथ्स जो एग्जिस्ट करते हैं टू मूव फ्रॉम दिस स्टार्टिंग टू दिस एंडिंग सेल. अब एक बार अपने पाथ्स को देखते हैं. सबसे पहला पाथ जो एग्जिस्ट करता है उसके अंदर हम इस स्टार्टिंग सेल से शुरुआत करेंगे. यहाँ से हम डाउन डायरेक्शन में जा सकते हैं. लेट अस कीप राइटिंग आवर पाथ. हम डाउन जा सकते हैं, फिर हम एक बार और डाउन जा सकते हैं, फिर हम राइट की तरफ जाएंगे, हम एक बार और डाउन जा सकते हैं, राइट की तरफ जाएंगे एंड वन मोर राइट. तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पाथ है जो ये एग्जिस्ट करता है. सेकेंड पाथ जो एग्जिस्ट करेगा उसके अंदर एक बार हम डाउन जा सकते हैं, इस बार हम राइट जा सकते हैं, फिर दोबारा से हम डाउन जा सकते हैं, दोबारा से डाउन जाएंगे, देन अगेन वन मोर राइट एंड द लास्ट राइट. दिस इज द सेकेंड पाथ दैट एग्जिस्ट. तो बेसिकली हमारे पास इस सवाल के अंदर 2 ही आंसर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. इन्हीं दोनों आंसर्स को हमें एक स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर कराना है और अपने फंक्शन से रिटर्न करना है. तो बेसिकली ये जो डाउन, राइट, अप एंड लेफ्ट वाले जो सारे की सारी डायरेक्शंस है, इन्हें हमें कैरेक्टर्स की तरह अपने एक फाइनल आंसर के अंदर स्टोर कराना है. तो हम इस सवाल को सॉल्व करने की हमारी एग्जैक्टली अप्रोच क्या रहेगी. बेसिकली अप्रोच के अंदर हम रिकर्जन को यूज करने वाले हैं. रिकर्जन को इसलिए यूज करने वाले हैं बिकॉज वी वांट टू एक्सप्लोर ऑल द पाथ्स जो हमारे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग सेल तक एग्जिस्ट करते हैं. जब भी जनरली इस तरीके का सवाल आता है जहां पर किसी भी सिचुएशन के हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने हैं, सारे पॉसिबल आंसर निकालने हैं, सारे पॉसिबल पाथ निकालने हैं, वहां पर जनरली हम रिकर्जन को प्रेफर करते हैं. यही सेम चीज हमने एन क्वींस वाले सवाल में देखी है, हमने लास्ट लेक्चर सुडोकू सॉल्वर के अंदर देखी है. बेसिकली व्हेन वी वांट टू एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबल आंसर्स, तो वहां पर रिकर्जन इज अ वेरी पॉपुलर सॉल्यूशन. अब रिकर्जन को यूज करके हम किस तरीके से अपने सवाल को सॉल्व करने वाले हैं. बेसिकली इस तरीके की हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है जिसके अंदर वी हैव द स्टार्टिंग सेल एंड द एंडिंग सेल. अब एक बार देखते हैं हमें काम एग्जैक्टली क्या करना है. हमें पता है हम अगर किसी भी सेल पर खड़े हैं तो वहाँ से हमें सारे पॉसिबल पाथ निकालने हैं. सारे पॉसिबल पाथ निकालने का मतलब है कि हम जो 4 डायरेक्शंस हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, इन चारों डायरेक्शंस में हम अपने सेल्स को ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे. तो किसी भी अगर हम आर्बिट्ररी पोजीशन पर खड़े हैं, लेट्स सपोज हम इस सेल पर खड़े हैं एंड इस सेल के अंदर हम R रो एंड C कॉलम पर खड़े हैं, तो कभी भी अगर हमें अप जाना है तो अप जाने का क्या मतलब है. अप जाने का मतलब है हम अपनी प्रीवियस रो पर जाने की कोशिश कर रहे हैं. तो बेसिकली किसी भी सेल अगर R, C पर हम ऑलरेडी खड़े होते हैं, वहां से अपवर्ड्स वाले सेल के अंदर जाने का मतलब होता है, क्योंकि सेल को हम रो एंड कॉलम से ही ट्रैक करते हैं. अपवर्ड सेल का मतलब होता है दैट वी आर ट्राइंग टू मूव टू सेल नंबर R-1, C. डाउनवर्ड्स जाने का मतलब है डाउन डायरेक्शन, जिसमें हमारी रो +1 हो जाती है हमेशा. तो डाउन जाने का मतलब है कि वी आर ट्राइंग टू मूव टू R+1, C.
राइट जाने का मतलब है कि हम बेसिकली नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर हम इस सेल पर हैं और हमें राइट में जाना है, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द कॉलम नंबर विद इन द सेम रो। तो राइट जाने का मतलब है कि हम सेम रो के अंदर C+1 पर जा रहे हैं। एंड सिमिलरली लेफ्ट जाने का मतलब किसी भी सेल से होता है कि हम R,C-1 पर जा रहे हैं। तो किसी भी सेल पर खड़े होकर बेसिकली हमें ये 4 चॉइसेस लेनी है, यानी 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करना है। अभी के लिए ये भूल जाते हैं कि मैट्रिक्स की कोई बाउंड्री भी है क्या जो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि डेफिनेटली वी कैन नॉट मूव आउट ऑफ दिस बाउंड्री टू रीच द एंडिंग सेल। बाउंड्री की एक कंडीशन होनी चाहिए डायरेक्शंस में मूव करने के लिए, पर अभी के लिए हम वो भूल जाते हैं। सेकेंड चीज़, अभी के लिए हम ये भी भूल जाते हैं कि कोई रूल्स एग्जिस्ट करते हैं कि 0 वाले सेल पे नहीं जाया जा सकता है या 1 वाले पर ही जा सकते हैं। इस तरीके की कंडीशंस भी हम भूल जाते हैं। तो बेसिकली अगर ये सारी कंडीशंस हटा दें तो हर सेल पर खड़े होकर हमारे पास 4 डिफरेंट डायरेक्शंस की चॉइस होनी चाहिए कि हम इन 4 डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव कर सकते हैं। तो इफ़ वी इमेजिन अ रिकर्सिव फंक्शन जहाँ पे हमें सारे पॉसिबल पाथ निकालने हैं जो इस सेल से लेकर इस सेल तक जाते हैं, जब हमारे पास बाउंड्री की कंडीशन नहीं है, जब हमारे पास कोई 0-1 की कंडीशन नहीं है, तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे उस रिकर्सिव फंक्शन को? बेसिकली हर रिकर्सिव फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हम कौन से सेल पर खड़े हैं। कैसे पता होगा कौन से सेल पर खड़े हैं? हमें उस सेल का रो एंड कॉलम पता होना चाहिए। तो द रिकर्सिव फंक्शन दैट वील राइट, लेट्स कॉल इट गेट आंसर। इस गेट आंसर फंक्शन के अंदर एक तो हमारे पास हमारी मैट्रिक्स होनी चाहिए विच इज़ अ 2D वेक्टर। उसके साथ में हमारे पास हमारा करंट रो होनी चाहिए एंड करंट कॉलम होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हमारे लिए हमेशा नेसेसरी है, क्योंकि ये हमें बताएंगी कि अभी हम कौन से सेल पर खड़े हैं। अब हमें पता है कि हर सेल पर खड़े होकर हम ये 4 डिफरेंट चॉइसेस हैं जिनको ले सकते हैं। रिकर्जन के अंदर चॉइस लेने का मतलब होता है कि एक कॉल हम लगाएंगे जिसमें हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, एक कॉल लगाएंगे जिसमें राइट में जाएंगे, एंड सिमिलरली वी आर गोइंग टू हैव 4 डिफरेंट कॉल्स फॉर 4 डिफरेंट चॉइसेस। हम हमेशा शुरुआत करेंगे 0,0 से। तो शुरुआत में हमारे R की वैल्यू भी 0 है, हमारे कॉलम की वैल्यू भी 0 है। अब यहाँ पर खड़े होकर, इस सेल पर खड़े होकर हम 4 डिफरेंट चॉइसेस ले सकते हैं। हम बॉटम जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, टॉप जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, क्योंकि अभी हम बाउंड्री के बारे में या 0-1 कंडीशन के बारे में नहीं सोच रहे। तो यहाँ से 4 डिफरेंट चॉइसेस लेने का मतलब है कि बेसिकली फर्स्ट चॉइस जिसमें हम डाउन जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू R+1, C। सेकेंड चॉइस जिसमें हम राइट जा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गो टू R,C+1। थर्ड चॉइस जिसमें लेफ्ट जा रहे हैं, R,C-1। फोर्थ चॉइस जिसमें हम अप जा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू R-1, C। तो हम ये 4 डिफरेंट कॉल्स लगाएंगे फ्रॉम आर रिकर्सिव फंक्शन, जो हमारे रिकर्जन के अंदर ब्रांचेस को फॉर्म करेंगी। दिस इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 लेवल्स ऑफ द रिकर्जन ट्री। तो यहाँ से 4 चॉइसेस लेने का मतलब है कि हम अपने गेट आंसर फंक्शन को 4 बार कॉल लगाएंगे। सबसे पहले हमारी डाउन की कॉल आने वाली है, दिस इज माई डाउन कॉल, दिस इज माई अप कॉल, दिस इज माई लेफ्ट कॉल एंड दिस इज माई राइट कॉल। तो गेट आंसर के अंदर मैट्रिक्स पास करेंगे, डाउन के लिए रो+1 एंड कॉलम। सिमिलरली गेट आंसर के अंदर हम अपनी मैट्रिक्स पास करेंगे, अप के लिए R-1 एंड कॉलम, लेफ्ट के लिए गेट आंसर को कॉल करेंगे विद आर मैट्रिक्स, लेफ्ट के लिए सेम R बट C-1, एंड राइट जाने के लिए मैट्रिक्स की कॉल जाएगी, राइट में सेम रो बट कॉलम +1। तो ये 4 कॉल्स हैं जो रिकर्सिवली हम लगाने वाले हैं अपनी 4 डिफरेंट चॉइसेस को लेने के लिए। तो ये तो हमने डिफाइन कर लिया कि हम एग्जैक्टली अपना काम क्या करने वाले हैं। अब अपनी कंडीशंस के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि इन 4 रिकर्जन कॉल्स के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, इन 4 रिकर्जन कॉल्स के अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रो 0 एंड कॉलम 0। तो इस तरीके से हमारा रिकर्जन ट्री जो फॉर्म होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर डेफिनेटली हमारे R को जो हम इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ करेंगे, C को जो इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ करेंगे। तो यहाँ पर ये कॉल्स हमने लगा दी। अब हमें पता है अगर हम इस सेल से लेट्स सपोज सबसे पहले डाउन डायरेक्शन में जाते हैं, डाउन डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारे पास एक और 1 आ जाएगा। एक और 1 आ गया तो उसका मतलब है हम यहाँ से भी सेम चॉइसेस ले सकते हैं। यहाँ से भी हम डाउन जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, अप जाएंगे, सारी की सारी चॉइसेस ली जा सकती हैं। तो यहाँ से तो रिकर्जन ट्री उसी सेम मैनर में वर्क करेगा, मतलब लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन की यहाँ पर 4 चॉइसेस ली जाएंगी। सेकेंड केस देखते हैं जिसमें हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ से इस सेल से इफ़ वी गो टू द राइट डायरेक्शन देन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास 0 आता है। जैसे ही हमने 0 को हिट किया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशंस हम इस सेल के आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब जैसे ही हम इस सेल से राइट डायरेक्शन में 0 पर आए, इस सेल के आगे नहीं बढ़ने का मतलब है कि यहीं से ही हमें वापस रिटर्न करके चले जाना है। एंड इंटरेस्टिंगली अगर इस सवाल के अंदर शुरुआत में स्टार्टिंग सेल ही 0 होता, जो बिल्कुल हो सकता था,
तो इस सवाल का कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर आते हमें पता चलता है यहाँ तो वैल्यू 0 के इक्वल है, जैसे ही वैल्यू 0 के इक्वल मिली हमें यहाँ से वापस रिटर्न करके जाना है, उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं है। एंड अगर एंडिंग सेल के अंदर भी 0 होता तो भी जैसे ही किसी भी पाथ से हम एंडिंग सेल के अंदर आते यहाँ पर हमें 0 मिलता। 0 मिलने का मतलब है कि कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं मिला, मतलब यहाँ से हमें वापस चले जाना है। तो यहाँ पर जैसे ही वी आर ट्राइंग टू रीच दिस सेल, हमें इस सेल में आते ही वापस रिटर्न बैक करके जाना है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो बेसिकली वन पॉसिबल, यहाँ पर हम अपनी बेस केसेस एक बार अलग से लिख रहे हैं। फर्स्ट पॉसिबल बेस केस हमारे लिए ये होगा कि जब भी मैट्रिक्स ऑफ रो कॉमा कॉलम की वैल्यू 0 हो जाती है, उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें सिंपली रिटर्न कर जाना है। तो ये हमारा एक पॉसिबल बेस केस हो गया कि यहाँ पर हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, या हम बैक ट्रैक कर जाएंगे वापस, बिकॉज यहाँ पर हमने अपने 0 को हिट कर दिया है। अब एक बार लेफ्ट वाला केस कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज इस सेल से हम लेफ्ट डायरेक्शन में गए, लेफ्ट डायरेक्शन में 0,0 से अगर हम गए तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू गो टू 0,-1। तो जहां पर भी कॉलम की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, मतलब वो एक इनवैलिड कॉलम है। और जहां पर भी सिमिलरली रो की वैल्यू, अगर हम अपवर्ड्स डायरेक्शन में भी गए यहाँ पर, जहां पर रो की वैल्यू -1,0 हो गई विच इज लेस देन 0, तो हम इनवैलिड रो के अंदर हैं। तो जब भी सेकेंड केस बेस केस आता है कि जब भी हमारे रो की वैल्यू लेस देन 0 है या हमारे कॉलम की वैल्यू लेस देन 0 है, उस केस में भी हमें रिटर्न कर जाना है, क्योंकि ये वो केस है जिसमें हम अपनी मैट्रिक्स की बाउंड्री से बाहर निकल गए हैं। इनफैक्ट देयर इज अ सिमिलर केस दैट एग्जिस्ट। अगर हम इस सेल पर होते और यहाँ हमने राइट की चॉइस ले ली होती, तो उस केस में हमारा जो कॉलम है वो हमारी बाउंड्री से बाहर निकल जाता। या अगर हम इस सेल पर होते और हमने बॉटम की डाउन की कंडीशन ले ली होती, तो हमारी रो हमारी बाउंड्री से बाहर निकल जाती। तो बाउंड्री की कंडीशन में एक और कंडीशन ये भी आती है कि रो लेस देन 0 या सी लेस देन 0 हो गया, या फिर अगर रो की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n या सी की वैल्यू, कॉलम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गई। ये चारों ही केसेस हमारी बाउंड्री कंडीशन के केसेस हैं और यहाँ से हमें वापस चले जाना है। तो रिकर्जन के अंदर हम यहाँ से भी बैक ट्रैक करके चले जाएंगे, हम यहाँ से भी बैक ट्रैक करके चले जाएंगे। सो दिस इज द ओनली वैलिड पाथ जो हमारे लिए रिकर्जन ट्री के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब इस पाथ में भी नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शंस में हम जाते रहेंगे। इवेंचुअली देयर विल कम अ पॉइंट इस तरीके के पाथ के थ्रू, जहां पर जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो डेफिनेटली अगर हम n-1 सेल पर पहुंच गए तो यहाँ पर हमें हमारा आंसर मिल गया। तो यहाँ पर हमें कोई पाथ मिला होगा। पाथ का बेसिकली मतलब है कि हमने ट्रैक किया होगा कि हम डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहे हैं या हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो भी पाथ हमें मिला होगा उसे हम अपने आंसर के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब आंसर क्या है, हम बेसिकली अपने पाथ को स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। ये हमें ऑलरेडी पता है, तो हम एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं जो हमारा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग होगा, जिसमें सारे के सारे आंसर स्टोर होने वाले हैं। तो अपने रिकर्सिव फंक्शन के अंदर लेट अस ब्रिंग दिस हियर, फंक्शन को हम अपना वॉइड टाइप का रख लेते हैं क्योंकि हमें एज सच कुछ रिटर्न नहीं करना। एंड यहाँ पर एक तो हम अपना आंसर पास करेंगे जो सारे के सारे पाथ्स को स्टोर करेगा, एंड उसके साथ में वी आर गोइंग टू पास अ स्ट्रिंग पाथ। स्ट्रिंग पाथ कहने का मतलब है कि एक स्ट्रिंग होगी जिसके अंदर हम अपने करंट पाथ को ट्रैक कर रहे हैं। तो बेसिकली जब भी हम डाउन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमें इस पाथ के अंदर डाउन की चॉइस ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब हम ये कॉल्स लगा रहे हैं तो हमें अपना आंसर तो चारों ही फंक्शन कॉल्स के अंदर सेंड करना है, प्लस साथ में यहाँ पर जो हमारा पाथ होगा उसमें हम डाउन ऐड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारा पाथ होगा उसके अंदर हम अप ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो पाथ होगा उसके अंदर वी आर गोइंग टू ऐड लेफ्ट, एंड यहाँ पर जो हमारे पास पाथ होगा उसके अंदर वी आर गोइंग टू ऐड राइट। तो इस तरीके से हम अपने पाथ के अंदर चेंजेस करेंगे और उस पाथ को ट्रैक करते रहेंगे। अब जैसे ही हम उस कंडीशन पर पहुंच गए जब हम अपने लास्ट सेल पर हैं, लास्ट सेल पर अगर 0 एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में हम सिंपली, हमारे पास एक बेस केस सेट करेगा कि हम यहाँ पर पहुंच गए, मतलब हमें हमारा आंसर मिल गया। अब आंसर के अंदर अभी तक का करंट पाथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर थर्ड बेस केस हमारे लिए ये होगा that if my r is equal to n-1 and my c is equal to n-1, तो उस केस में हम आंसर के अंदर पुश बैक कर सकते हैं अपने करंट पाथ को, एंड वी आर गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम हियर। तो ये हमारा वो केस है जिसमें हमें फाइनली अपना आंसर जो है वो कैलकुलेट होकर मिल जाता है। तो बेसिकली दिस इज द मेजॉरिटी लॉजिक जिसके ऊपर हमारा सवाल बेस्ड है। अब यहाँ पर भी एक और इम्पॉर्टेंट बेस केस है जो मिसिंग है, पर सबसे पहले हम अपने इतने पार्ट को कोड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट बेस केस। तो इन आवर कोड, इन द मेन फंक्शन वी ऑलरेडी क्रिएटेड द मैट्रिक्स, उसके साथ में वी ऑलरेडी रिटन द लॉजिक टू प्रिंट ऑल ऑफ द आंसर्स दैट वी आर गोइंग टू गेट। अब हमारे पास ये फंक्शन गिवन है विच इज कॉल्ड फाइंड पाथ।
फाइंड पाथ से हमें रिटर्न करना है एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो बेसिकली हमारा आंसर होगा, और इस फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ मैट्रिक्स को पास ऑन किया है। अब जब भी सवाल में हमें इस तरीके का फंक्शन दिया होता है, बट वी नीड टू राइट अ रिकर्सिव फंक्शन विच हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, तो उस केस में अपने रिकर्सिव फंक्शन को हम एक हेल्पर फंक्शन की तरह लिख रहे होते हैं। तो हम अपने लिए एक हेल्पर फंक्शन बना सकते हैं जिसके अंदर हम अपने सारे के सारे पैरामीटर्स को पास ऑन करेंगे, और हमारे ये जो फाइंड पाथ है ये हमारे हेल्पर फंक्शन को कॉल करेगा। तो सबसे पहले फाइंड पाथ के अंदर लेट अस क्रिएट आंसर, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। हेल्पर के अंदर वी आर गोइंग टू पास आर मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम 0 0 से स्टार्ट करेंगे। लेट्स क्रिएट अ स्ट्रिंग कॉल्ड पाथ एंड इनिशियलाइज इट एज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। हम अपना पाथ पास करेंगे एंड अपना आंसर पास करेंगे। यही सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हमने सूडो कोड में लिखा है। लेट्स राइट द सेम पैरामीटर्स इन आर हेल्पर फंक्शन। हमारे पास हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी, विल गेट रो कॉलम, उसके साथ में विल गेट अ स्ट्रिंग कॉल्ड पाथ एंड आर वेक्टर of string called answer. इसे हम by reference पास करेंगे because the strings that we are going to store here we need them in the calling function. अब यहाँ पर इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, जैसे ही हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी हमें यहाँ से रिटर्न करना है अपनी आंसर वैल्यू को। अब सबसे पहले अपने हेल्पर के अंदर जो हमें काम करना है, यानी सबसे पहले हमें यहाँ पर डाउन की कॉल लगानी पड़ेगी। डाउन कॉल सिमिलरली हम अप राइट लेफ्ट सारी की सारी डायरेक्शंस में कॉल लगाएंगे। तो हेल्पर को सबसे पहले हम कॉल करेंगे फॉर मैट्रिक्स। डाउन के लिए हमें ऑलरेडी पता है रो की वैल्यू +1 हो जाएगी, कॉलम सेम रहेगा, एंड स्ट्रिंग के अंदर पाथ के अंदर हम ऐड कर देंगे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को, एंड वी आर गोइंग टू पास आर आंसर। तो ये हमारी फर्स्ट कॉल हो गई। सिमिलरली हमें 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना है। डाउन के बाद हम अप की कॉल लगा सकते हैं, तो इट विल बी r-1, c, एंड यहाँ पर u आ जाएगा। हम लेफ्ट की कॉल लगा सकते हैं विच विल बी r-c-1, तो हमारे पास l आ जाएगा। हम राइट की कॉल लगा सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर r-c+1 आ जाएगा, एंड दिस विल बी r। तो ये 4 डिफरेंट डायरेक्शंस हैं जिनके अंदर हम जाने वाले हैं। अब बेस केस की अगर बात करें, बेस केस में सबसे पहला बेस केस जिसको हमने डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स के अंदर कभी भी अगर वैल्यू 0 हो जाती है तो हम वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, हमें सिंपली रिटर्न करना है। पर ये कंडीशन चेक करने से पहले हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जिस रो एंड कॉलम पर हम खड़े हैं वो वैलिड रो एंड कॉलम तो है ना, वो बाउंड्रीज के अंदर तो एग्जिस्ट करता है ना। तो इसीलिए बेस केस के अंदर सबसे पहले हम अपनी बाउंड्री कंडीशन को चेक करेंगे, क्योंकि अगर बाउंड्री के अंदर ही हमारी रो एंड कॉलम की वैल्यूज वैलिड नहीं होंगी तो हम किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू को वैलिडली चेक नहीं कर सकते। तो बेस केस के अंदर सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिफाइन आर कंडीशन इफ r इज लेस देन 0, या फिर हमारा कॉलम इज लेस देन 0, या फिर यहाँ पर लेट अस टेक n इज बेसिकली हमारे मैट्रिक्स का साइज। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी रो या जितने भी कॉलम हैं दैट इज इक्वल टू n। तो अगर हमारी r की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, और इफ c इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, या फिर अगर हमारी मैट्रिक्स के अंदर r, c की वैल्यू 0 हो जाती है, इन सारे केसेस के अंदर हमें वापस रिटर्न करके जाना है, हमें आगे कोई चॉइसेस नहीं लेनी। अब यहाँ पर ये कंडीशन चेक करने से पहले हमने ऑलरेडी इंश्योर कर लिया है कि हमारा जो रो एंड कॉलम है दोनों की दोनों वैलिड वैल्यूज हैं। वैलिड कैसे हैं? क्योंकि अगर इन सारी कंडीशन ने ट्रू दे दिया तो कभी भी इस कंडीशन के लिए हम चेक करेंगे ही नहीं, एंड यहाँ पर वैलिडिटी इंश्योर हो गई। तो उस केस में हम नेक्स्ट जो कंडीशंस लगाएंगे, नेक्स्ट अगर कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं r, c पर, तो वो भी वैलिड कंडीशंस होंगी। देन कम्स आर फाइनल आंसर वाला बेस केस, जहाँ पर अगर r की वैल्यू n-1 के इक्वल है एंड कॉलम इज इक्वल टू n-1, तो उस केस में हम आंसर के अंदर पुश बैक करने वाले हैं माई पाथ एंड वी आर गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम हियर। तो ये वो वाला बेस केस है जिसमें हमें अपना आंसर मिल चुका है। अब यहाँ पर एक कंडीशन मिसिंग है, एंड दैट कंडीशन इज कि लेट्स सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, यानी हम 0,0 सेल से हमने स्टार्ट किया। अब हमें पता है चाहे हम राइट डायरेक्शन में जाएं, अप जाएं या लेफ्ट जाएं, तब तो हमारा रिकर्जन ट्री, ये सारी रिकर्जन्स चलेंगी नहीं। लेकिन अगर हम बॉटम डायरेक्शन में गए, दिस सेल इज 1,0, हम 1,0 पर अगर आकर खड़े हो गए, यानी डाउन डायरेक्शन में, अभी हमारा पाथ कैसा दिखता है? अभी हमारे पाथ के अंदर हमने सिर्फ डाउन डायरेक्शन को स्टोर किया है। अगर हम डाउन डायरेक्शन के अंदर आ गए तो यहाँ से हमें दोबारा वही सेम 4 चॉइसेस लेनी पड़ेगी। हमें पता है इस सेल के लेफ्ट में कोई आंसर निकलेगा नहीं, राइट में ठीक है, आगे दोबारा से हम चॉइसेस ले लेंगे, डाउनवर्ड्स भी आगे जाके दोबारा से हम चॉइसेस ले लेंगे। लेकिन व्हाट इफ फ्रॉम दिस सेल वी मेक अ चॉइस टू गो अपवर्ड्स? अगर हम अप की डायरेक्शन की चॉइस ले लेते हैं यहाँ से, जो बिल्कुल ली जा सकती है, अगर हमने यहाँ पर अप की चॉइस ले ली तो दोबारा से हम कहाँ चले जाएंगे? r-1, c पर, विच विल बेसिकली बी 0,0। तो यहाँ पर डाउन के बाद अगर दोबारा हमने अप की, मतलब दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग, दोनों ऑपोजिट चॉइसेस ले ली, तो दोबारा से हम कहाँ आ जाएंगे? इसी सेल पर आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो वापस अगर हम आ गए तो यहाँ से भी क्या हम दोबारा वही
चारों की चारों चॉइसेस लेंगे? बिल्कुल नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर इस तरीके से जिस सेल से हम आए हैं उसी सेल पर अगर हम वापस चले गए तो हमारी जो रिकर्जन है वो इनफाइनाइटली चलती रहेगी। हम दोबारा से डाउनवर्ड चॉइस लेंगे, दोबारा अपवर्ड चॉइस, दोबारा डाउनवर्ड चॉइस, दोबारा अपवर्ड चॉइस, तो इस केस में वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी आंसर। तो बेसिकली हमें ट्रैक करना है कि किसी भी पाथ के अंदर जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम उसी सेल पर वापस ना जाएं जहां से हम ट्रैवल करके आए। तो कोई एक हमें तरीका सोचना पड़ेगा उन सेल्स को याद करने का जहां पर हम ऑलरेडी जा चुके हैं। जैसे 0,0 एक ऐसा सेल है जिसको हम ऑलरेडी विजिट करके आए हैं यहाँ पर 1,0 पर। अब यहाँ से हम दोबारा 0,0 पर नहीं जाना चाहते। तो इस तरीके से ऑलरेडी विजिटेड सेल्स को ट्रैक करने के लिए देयर इज अ टेक्निक वी यूज विच इज बेसिकली कि जो भी हमारे सेल्स हैं जिनके लिए हम ट्रैक करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, इसी साइज का एक विजिटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। मतलब हम इसी मैट्रिक्स का एक काइंड ऑफ अ कॉपी बना लेते हैं। लेट अस ब्रिंग दिस हियर। मतलब हम n क्रॉस n साइज का ही एक विजिटेड मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसके हर एक सेल से हम ट्रैक करेंगे कि हमारा ये वाला सेल विजिटेड है या नॉट विजिटेड है। हम चाहें तो इसे बूलियन टाइप का बना सकते हैं, हम चाहें तो इसे इंटीजर टाइप का बना सकते हैं, हम किसी भी टाइप का बना सकते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी जनरली ये जो मैट्रिक्स होती है बूलियन टाइप की होती है, जिसमें शुरुआत में वी इनिशियलाइज द इंटायर मैट्रिक्स विद फॉल्स वैल्यूज। तो शुरू में हर एक जो वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है, जिसका मतलब है कि अभी हमने किसी भी सेल को विजिट नहीं किया है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ से स्टार्ट किया 0,0 से हमने अगली की कॉल लगाई, तो 0,0 पर जब हम जैसे ही आ गए ये हमारा सेल विजिटेड हो गया। विजिटेड होने का मतलब है कि यहाँ पर हमने ट्रू वैल्यू लिख दी, मतलब दिस सेल इज ऑलरेडी विजिटेड। जब हमने यहाँ से डाउनवर्ड्स की कॉल लगाई तो हम इस सेल पर आ गए। जिस सेल पर भी हम जैसे ही आ जाते हैं उसे भी हम विजिटेड मार्क कर देंगे। अब जब हम यहाँ से दोबारा अपवर्ड्स की कॉल लगाने चलते हैं, मतलब यहाँ से दोबारा जब हम अप की कॉल लगाएंगे और यहाँ पर आएंगे तो हमें पता चलेगा ये तो ऑलरेडी विजिटेड सेल था, यहाँ से ऑलरेडी कॉल्स लग चुकी हैं, हमें यहाँ से और कॉल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही हम एक ऑलरेडी विजिटेड सेल पर पहुँच जाते हैं, यहाँ से हम चाहें तो वापस रिटर्न बैक कर सकते हैं कि वी डू नॉट नीड टू मेक एनी फर्दर कॉल्स फ्रॉम हियर। एंड यहाँ आता है हमारा इंपॉर्टेंट बेस केस। इंपॉर्टेंट बेस केस कैसे आएगा? तो अपने फाइंड पाथ फंक्शन के अंदर ही वी कैन क्रिएट अ वेक्टर ऑफ बूलियन विच वील कॉल विजिटेड। अब विजिटेड के लिए यहाँ पर भी अपना n ले लेते हैं विच इज़ इक्वल टू माई मैट्रिक्स डॉट साइज। अब विजिटेड को इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेसिकली विजिटेड के अंदर हमें n क्रॉस n साइज का 2D एरे, बूलियन टाइप का 2D एरे चाहिए। तो n कॉमा वेक्टर ऑफ बूलियन, इसे भी इनिशियलाइज कर देंगे विद n एंड फॉल्स वैल्यूज। तो ये हमने यहाँ पर अपने विजिटर को क्रिएट कर लिया है। इसी विजिटेड को वी आर गोइंग टू पास टू दिस हेल्पर फंक्शन। लेट अस ऐड वन मोर एंगुलर ब्रैकेट। तो ये हमारा विजिटेड आ गया एंड इसी सेम विजिटेड को हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंड इसे पास करेंगे हम बाय रेफरेंस। अब जैसे ही विजिटेड को हम यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है कि किसी भी विजिटेड सेल को हमें दोबारा जाकर वहाँ पर कॉल्स नहीं लेनी। तो यहाँ हम एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं कि कभी भी अगर विजिटेड ऑफ r, c की वैल्यू ट्रू हुई तो उस केस में हम रिटर्न कर जाएंगे। और हमें पता कैसे चलेगा कोई भी सेल विजिटेड है या नहीं है? सबसे पहले तो हमें हर सेल पर जहाँ भी हम पहुँच रहे हैं उसे विजिट करना पड़ेगा। तो किसी भी सेल को विजिट करने के लिए अपनी जो कॉल्स लगाते हैं हम, उससे पहले हम विजिटेड ऑफ r, c को मार्क करेंगे एज ट्रू, ताकि जब हम ये सारी कॉल्स लगाएं तो इन सारी कॉल्स को पता हो कि हमारा ये जो r, c है दिस इज़ अ विजिटेड सेल। तो यहाँ पर लेट अस पास आर विजिटेड इन ऑल ऑफ द कॉल्स। अब इन इम्पॉर्टेंट स्टेप विच इज़ द बैक ट्रैकिंग स्टेप इन द सेम प्रॉब्लम इज कि एक बार हमने विजिटेड को ट्रू मार्क कर दिया और हमने अपनी कॉल्स लगाई, तो इन कॉल्स से जब हम वापस आएंगे तो हमें दोबारा विजिटेड को फॉल्स मार्क करना पड़ेगा। और ये स्टेप हमें क्यों लेना पड़ेगा, एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज माई ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड दिस इज माई विजिटेड मैट्रिक्स। हम शुरुआत करेंगे अपने इस सेल के साथ। इस सेल के साथ शुरुआत करने का मतलब है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 0,0। जैसे ही हम 0,0 पर आए, यहाँ पर इस सेल को हमने ट्रू मार्क कर दिया। तो 0,0 से हम 4 डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर कॉल लगाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर हम डाउनवर्ड्स डायरेक्शन वाली कॉल का एग्जांपल लेते हैं। हमने जैसे ही डाउन की कॉल लगाई तो हम पहुँच गए 1,0 पर। 1,0 पर जैसे ही आए हम इसे भी ट्रू मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हम 2 कॉल लगा सकते हैं, एक राइट की कॉल लगा सकते हैं, एक डाउनवर्ड्स कॉल लगा सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं एक डाउनवर्ड्स कॉल का। लेट्स सपोज यहाँ पे भी हमने डाउनवर्ड्स कॉल लगाई, तो पुरानी डाउनवर्ड कॉल तो ऑलरेडी थी ही, उसमें एक और डाउनवर्ड आ गया। तो हम इस सेल पर आ गए विच इज़ 2,0। यहाँ पर जैसे ही आए हमने इस सेल को भी मार्क कर दिया विद अ ट्रू वैल्यू। यहाँ से हमने अपने राइट की कॉल लगाई होगी। राइट की कॉल लगाने का मतलब है अब हम DDR पर पहुँच गए हैं और राइट की कॉल मतलब 2,1 पर हम आ गए हैं।
जैसे ही हमने राइट की कॉल लगाई, यहाँ पर आकर भी हमने ट्रू वैल्यू को मार्क कर दिया। अब दोबारा से हमने यहाँ से डाउनवर्ड की कॉल लगाई होगी एंड इस तरीके से हमारी नीचे की कॉल्स भी लगती रहेंगी और फाइनली ऐसा पॉइंट आएगा जब हम इस पाथ को ट्रैवल करते हुए अपने एंडिंग वैल्यू पर पहुंच गए होंगे। अब यहाँ से हमें बैक ट्रैक करके वापस आना पड़ेगा एंड फाइनली बैक ट्रैक करके हम इस सेल पर वापस आएंगे। इस सेल से एक तो हमने डाउन की कॉल लगाई थी, एक हमें राइट की कॉल लगानी पड़ेगी। राइट की कॉल लगाने का मतलब है कि यहाँ से हमारे पास ऑलरेडी डाउन की कॉल थी, इस बार हम DR की तरफ जाएंगे, यानी हम 1,1 की तरफ जाएंगे। मतलब यहाँ से राइट जाकर हम इस सेल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। अब एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं जहाँ पर इस सेल से दोबारा से हमें डाउन की कॉल लगानी पड़ेगी। यहाँ से जब हम दोबारा से DRD यानी डाउन की कॉल लगाएंगे तो हम बेसिकली पहुँच जाएंगे 2,1 पर। अब 2,1 मतलब ये वाला सेल, यहाँ से हमने डाउन की कॉल लगाई तो 2,1 एक ऐसा सेल है जो ऑलरेडी विजिटेड बैठा हुआ है। यहाँ पर ये सेल अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो यहाँ से हम और आगे नहीं बढ़ सकते। बेसिकली जो आंसर DRD के बाद हमें और आगे बढ़ना था, ये आंसर की तरफ हम बढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में एक ऐसा सेल था जिसको किसी और पाथ ने विजिटेड किया था और उसको हमने ऑलरेडी वहाँ पर विजिटेड छोड़ दिया। तो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए जिस भी पाथ को हम विजिट करते हैं वहाँ से सारी कॉल्स लेने के बाद जब हम बैक ट्रैक करके वापस आएंगे तो इस पाथ को हमें अनविजिटेड करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट टाइम दोबारा से जब 2,1 की कॉल जाए तो वहाँ पर वो ऑलरेडी अनविजिटेड हो, so that we can find out an alternate path with a different solution. तो 2,1 इज द सेल जिसको हमने ऑलरेडी ट्रू कर दिया था, इसको वापस जाते हुए हमें दोबारा से फॉल्स करना पड़ेगा। इस वैल्यू को दोबारा से फॉल्स करना पड़ेगा ताकि जब हम यहाँ से आए तब हम इसे दोबारा रीविजिट कर पाएं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जहाँ पर भी विजिटेड को हमने ट्रू मार्क कर दिया, वापस जाते जाते इसे हमें फॉल्स मार्क करना पड़ेगा आफ्टर मेकिंग ऑल ऑफ द कॉल्स, क्योंकि डेफिनेटली कॉल से पहले तो कर नहीं सकते, नहीं तो हम वापस से इनफाइनाइट रिकर्जन के अंदर फंस जाएंगे। जब सारी कॉल्स हो गई उसके बाद इसे फॉल्स मार्क करेंगे बैक ट्रैक करते हुए। सो दिस इज द बैक ट्रैकिंग स्टेप। रिकर्जन के अंदर बैक ट्रैकिंग तब होती है जब हमारी रिकर्सिव कॉल्स खत्म हो जाती हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा रिकर्सिव फंक्शन है। दिस हेल्पर फंक्शन इज द रिकर्सिव फंक्शन जिसमें आती हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं, उसके बाद ये हमारे आंसर की कंडीशन है, हम एक विजिटेड को यूज कर रहे हैं एंड दिस इज द फाइंड पाथ फंक्शन। एंड इसे एक बार हम रन करते हैं तो हमारे पास ये दो पाथ्स हैं जो प्रिंट होकर आए हैं एंड इनफैक्ट इफ वी वांट टू मैच द वैल्यूज, ये हमारे पास सेम वैल्यूज हैं जो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होकर आई हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हम एक इम्पॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन की। बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ मेमोरी। हम एक ऐसा तरीका निकालने वाले हैं जिससे हमें इस एक्स्ट्रा विजिटेड को यूज करना ही नहीं पड़ेगा। हम क्या करने वाले हैं, विजिटेड का जो काम था हम कोशिश करेंगे वो सेम काम हमारे लिए हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स कर दे। और वो कैसे करेंगे, हम बेसिकली अपने सेल्स का जो मीनिंग है उसे रीअसाइन करने वाले हैं। तो लेट अस रिमूव दिस। तो ये हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है जो एग्जिस्ट करती है। हमारी मैट्रिक्स के अंदर हमें ऑलरेडी पता है कि कभी भी अगर हम 0 पर हैं तो ये बेसिकली हमारा एक ब्लॉक्ड सेल है, कभी भी अगर 1 पर हैं तो बेसिकली ये हमारा एक फ्री या फिर एक तरीके से ओपन सेल है। तो ये दोनों मतलब हैं। अब इसके अलावा हमें विजिटेड को इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है ताकि हम ये ट्रैक कर सकें कि कौन सा सेल ऐसा है जो ऑलरेडी विजिट हो चुका है एंड कौन सा सेल ऐसा है जो अभी भी अनविजिटेड है। हम कहेंगे कि ये काम जो यहाँ पर ट्रू फॉल्स से हो रहा था, हम इसी सेम काम को इस मैट्रिक्स के अंदर करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीजर्स। और इसे कैसे करने वाले, बेसिकली हमें ऑलरेडी पता है कि अपनी मैट्रिक्स के अंदर कहीं पर भी 0 वैल्यू है तो वो तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। कोई भी ब्लॉक्ड सेल क्या हम कह सकते हैं, इज इक्विवेलेंट टू एन ऑलरेडी विजिटेड सेल। कहीं भी अगर 0 आ गया तो उसका मतलब ये है कि एक तरीके से वो ऑलरेडी विजिट हो चुका है या फिर वो इनवैलिड है, मतलब उससे आगे ट्रैवल नहीं किया जा सकता। तो मतलब में 0 का या ट्रू होने का सेम ही मतलब है। एंड कोई भी सेल अगर फ्री है मतलब वो अनविजिटेड है, उसे आगे विजिट किया जा सकता है, तो वो तो ऑलरेडी सारे के सारे वो सेल्स होंगे जिन पर ऑलरेडी वैल्यू 1 है। तो क्या हम कह सकते हैं दैट द सेल बीइंग इक्वल टू 1, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर R, C की वैल्यू 1 होती है, इट इज इक्विवेलेंट टू विजिटेड ऑफ R, C बीइंग फॉल्स। चाहे इसको आप फॉल्स ले लें चाहे उसको आप 1 ले लें, दोनों ही केसेस में हम अपनी कॉल्स तो सारी करने ही वाले हैं। तो हम अज्यूम करेंगे कि जहां पर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर R, C की वैल्यू 1 है वो तो फ्री सेल ही है, वो तो अनविजिटेड ही है, उसको हमें विजिट करना है। पर किसी एक सेल को जहां पर ऑलरेडी 1 था, इसे अगर हमें विजिटेड मार्क करना है तो हमें बेसिकली जाते जाते रिकर्जन से पहले इसकी वैल्यू को चेंज करके कुछ और करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को हम 0 भी कर सकते हैं, उस वैल्यू को हम -1, -2 कोई भी रैंडम वैल्यू रख सकते हैं। हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी क्या बोलेंगे कि जिस भी सेल को हम विजिट कराना चाहते हैं उस सेल को हम -1 वैल्यू असाइन कर देंगे। तो जहां पर भी हम विजिटेड को ट्रू मार्क कर रहे थे वहां पर इस बार हम क्या करेंगे,
मैट्रिक्स ऑफ आर कॉमा सी को हम -1 कह देंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर कहीं भी -1 आता है तो मतलब इस मैट्रिक्स को, इस सेल को विजिट नहीं करना है। एंड वापस जाते जाते अपनी 4 कॉल्स लगाएंगे एंड बैक ट्रैक वाले सेल में दोबारा से मैट्रिक्स ऑफ आर कॉमा 0 को हम 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि ये सारी की सारी कॉल्स हम किसके लिए लगा रहे हैं, जिस सेल के अंदर ऑलरेडी 1 था। अब इस सेल के अंदर 1 को हटा के हमने -1 कर दिया, मतलब इसे विजिट कर दिया, और वापस से अनविजिट करने का मतलब है कि दोबारा इसके अंदर हम 1 वैल्यू असाइन कर देंगे, क्योंकि 0 के अंदर, ब्लॉक्ड सेल के अंदर तो हम कोई चेंजेस करते ही नहीं। तो इस तरीके से हमें दोबारा से कोई सेपरेट विजिटेड 2D एरे नहीं बनाना पड़ेगा। वी आर गोइंग टू यूज द सेम मैट्रिक्स टू मार्क आर अनविजिटेड सेल्स। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इस विजिटेड को हम कंप्लीटली हटाने वाले हैं। ये एक ऑप्टिमाइजेशन है जो इन टर्म्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कर रहे हैं। यहाँ से हट गया विजिटेड, एंड विजिटेड को हम सारी कॉल से इस तरीके से रिमूव कर देंगे एंड इवन फ्रॉम द पैरामीटर्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस विजिटेड की जगह हम अपने मैट्रिक्स ऑफ आर कॉमा सी को मार्क कर देंगे एज -1। इसका मतलब है कि हमने उस सेल को विजिट कर दिया, और यहाँ पर दोबारा से जब मैट्रिक्स ऑफ आर कॉमा सी को हम मार्क करेंगे विद 1, इसका मतलब है हमने दोबारा से उसे अनविजिट कर दिया। 1 ही इसलिए इनिशियलाइज कर रहे हैं क्योंकि 0 वाले के लिए तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस हम कभी परफॉर्म करते ही नहीं। एंड यहाँ पर ये जो विजिटेड के लिए हमने चेक किया है, इसे मैट्रिक्स ऑफ आर कॉमा सी के लिए चेक करेंगे कि क्या उसकी वैल्यू -1 के इक्वल है। उस केस में वी आर गोइंग टू रिटर्न। तो लेट अस सेव द कोड एंड रन इट वंस अगेन। तो हमारे पास सेम वैल्यूज हैं जो प्रिंट होकर आती हैं। अब इस पूरे के पूरे सवाल की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की बात करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में हमें पता है कि हमारे पास टोटल कितने सेल्स हैं। हमारे पास टोटल n² सेल्स हैं, क्योंकि हमारे पास n क्रॉस n साइज की मैट्रिक्स है। अगर हमें पता है हर सेल से हम 4 डिफरेंट कॉल्स ले सकते हैं, 4 डिफरेंट चॉइसेस ले सकते हैं, तो हमें पता है कि हम 4 टू द पावर n² टोटल चॉइसेस ले सकते हैं, एंड दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉल्यूशन। स्पेस की अगर बात करें, अगर हम विजिटेड को यूज़ करते तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर n² जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा ऐड होती, पर क्योंकि हमने विजिटेड को हटा दिया है तो हमारी ये जो स्पेस है, ये n² स्पेस एक्स्ट्रा हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ऐड नहीं होगी, विच इज़ अ बिग ऑप्टिमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ स्पेस। तो इस तरीके से हम अपने रैट इन अ मेज सवाल को सॉल्व करते हैं, जिसका लॉजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको विजिटेड एंड बिना विजिटेड दोनों ही कोड्स इसलिए दिखाए हैं क्योंकि लॉजिक समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मेमोराइजिंग द कोड। हम इस सवाल को याद करके चले जाएंगे, उसका प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप में हमें 0 फायदा होने वाला है। लेकिन अगर हमें लॉजिक समझ में आया कि कब हमें विजिटेड को यूज़ करना है, कब हम मैट्रिक्स के अंदर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं बिना विजिटेड को यूज़ किए हुए, तो ये जो लॉजिक है ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि प्लेसमेंट्स के अंदर हमारे पास सेम क्वेश्चन आ रहा होगा, और जब क्वेश्चन चेंज होता है तो वहाँ पर लॉजिक समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने सॉल्यूशन को उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो आई होप दैट वी हैव अंडरस्टूड द एंटायर लॉजिक, द एंटायर रिकर्जन बैक ट्रैकिंग अप्रोच बिहाइंड सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। इफ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द लेक्चर, यू कैन मार्क योर अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।